फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्लास 6 के एनसीईआरटी ये हो गई है, 7th की हो गई, 8 की। ये हिस्ट्री के हमने देखो 3 क्लास कवर कर लिए हैं आपके। और ये इस टाइम पे जियो चल रहा है आपका, ज्योग्राफी क्लास 6 का। क्लास 6 का मैंने फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल आपका कवर कर लिया था और क्लास 6 का ही ये सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, क्या अक्षांश होते हैं, किसको देशांतर कहते हैं, है ना। तो ये वर्ड के मैप का चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिसको भी यूपीएससी आपका 2024, 25, कोई भी 26 भी किसी को कभी भी देना है तो उसके लिए देखो एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी। आप लोग पेपर को क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी से सारी चीजें। देखो एक बेसिक है, कोई भी शुरुआत करने वाला है उसके बाद आप कोचिंग जाएंगे तो वहां भी आपको एनसीईआरटी बोला जाता है। तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें इसको, ठीक जुड़े। चलिए अक्षांश एवं देशांतर के पढ़ना है। पहले हम इसको वर्ड का मैप देख लेते हैं क्या हो रहा है, यहीं पे लाइन समझ लेते हैं क्या अक्षांश होता है क्या देशांतर। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये रेड मैंने जिसको कर दिया, तो ये आपके क्या अक्षांश होती है। अक्षांश को हम समांतर रेखा भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? समांतर। अब समांतर रेखा बचपन से पढ़ते आए होगे, ये जो कभी ना मिले उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो देखो एक छोटे छोटे से सर्कल बना रही है इस टाइप के ये, बट ये कहीं ना कहीं कभी मिलेगा नहीं एक दूसरे से, ठीक है। बीच की लाइन जो जीरो वाली है ये इक्वेटर लाइन हो गई। क्या हो गई? बीच की लाइन जो है हमारी ये वाली वो इक्वेटर हो गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा देशांतर के बारे में। देशांतर क्या है? देशांतर लाइन तो ये जो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, पोल पर आकर मिलने को हम कहते हैं। ये देखो 0 डिग्री है, यहां से ये आपका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। 100 डिग्री इसको होते हैं। ये आपका देशांतर मतलब जो खड़ी खड़ी लाइन है और ये आके ऐसे एक तरबूज को काटते जाओ ऐसे इस टाइप से, है ना। बचपन में ऐसे एक मैप बनाते थे या कुछ भी, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका देशांतर रेखाएं बन गई है, ठीक है। तो देशांतर, और हमने पहले अक्षांश के बारे में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स दोनों को देख लिया। लॉन्गिट्यूड्स ये देशांतर होता है और अक्षांश क्या आपका? लैटिट्यूड, ठीक है। लेटी हुई लैटिट्यूड। तो चलिए रीड करते हैं क्या होता है। ये हमारा देखो अर्थ का फिगर दिख रहा है, ग्लोब पर है, और ये अक्षोष है अर्थ का जिसपे वो एक्सिस हो, जिसपे वो घूमती रहती है, रोटेटेड होती है वो। तो रीड करते हैं इसमें क्या लिखा है कि पहले अध्याय में हम आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, है ना, देखा था। यह उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कहाँ पे? उत्तर और दक्षिण में, ऊपर नीचे बोल सकते हैं। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ये पॉइंट को ध्यान देना, मध्य में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब रखा था मैंने, दिखा दिया आपको। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा है? ये लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है कि उसी टाइप से ऐसे ही पृथ्वी होती है, ठीक है। ये ग्लोब दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब है ना, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले योग्य छोटे ग्लोब होते हैं जो एक मैप में बने रहते हैं, पेज में, वो होते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। तो ग्लोब स्थिर नहीं होते, ठीक है। क्या होता है? ये स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार एक पहिया या लट्टू को घुमाता है। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है कि किनकी पोजीशन कहाँ पे, ये सारी चीजें हमें दिखाई जाती हैं। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब को चलिए लिखा है कि अगर पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बता सकते हैं। अब मान ली पृथ्वी गोल आपकी बनी, इस पे हम किसी की पोजीशन बताने है, कौन सी कंट्री कहाँ पे, तो कैसे बता सकते हैं वो बताने। तो ग्रेड की फॉर्म में बताते हैं, समझाएंगे आपको जब मैप आएगा। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे ये फिगर बन गया ना, तो एक लाइन इधर आई, इधर से आई, इनके बीच में जो बनता है ये इधर से भी खींच दो। ये जो पॉइंट हो रहा है ना बीच के, ये पॉइंट है, ये आपके ग्रेड होते हैं। तो ग्रेड के फॉर्म में पोजीशन पता करते हैं। अभी जस्ट मैप आएगा समझाएंगे।
तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और अवस्था में स्थित होती है, जैसे अब झुकी अवस्था में स्थित है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस बोलते हैं, अभी जस्ट बताया। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ध्यान देना कहां से कहां घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा मानी गई, ऐसा पृथ्वी में नहीं कि आप सोचे एक लाइन डली हुई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अटैच किया है और उस पर एक्सिस घूम रही, नहीं, वो अपने एक्सिस पे लाइन कुछ नहीं है, वो सुई उसमें कुछ नहीं, बस वो अपने एक्सिस पे घूम रही। मतलब अगर हमने एक गोला ये बना दिया ना, तो बस एक पॉइंट है यहीं पे, यहीं से ये रोटेट करती रहेगी पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे घूमती रहेगी। अब ये लाइन नहीं है, आप सोच रहे हैं ये वाली, ये नहीं होती है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ऊपर मैंने मैप में दिखाया था, ये देखो दो बराबर भागों में काट रहा है। एक ये वाली है, इसमें खड़े में देशांतर में, एक आपका अक्षांश में, ये वाली इक्वेटर हो गई। ठीक है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। जो विषुवत वृत्त कौन सा हो जाएगा, जो उसको दो पार्टों में बांटा, ये वाली लाइन जो दिख रही ना, ये विषुवत वृत्त हो गई। इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, हाँ तो ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा ये वाला, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे ये वाला। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कि स्थितियां बताना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो आपकी जो इक्वेटर्स लाइन है उसी की जो समांतर रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश या देशांतर या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं, ठीक है, डिग्री में मापते हैं, अभी बताएंगे। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, तो ये 0 इक्वेटर लाइन होती है जो 0 डिग्री से बनता है इक्वेटर। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या है, देखो, चूंकि विषुवत वृत्त है, जो ये विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप हम 360 अंश में या 1/4 यानी कि 360 का 1/4 करेंगे, कितना हो जाएगा 90, यानी कि हम 90 अंश कह सकते हैं। तो ऊपर जो आपके पोल बनते हैं वो 90 अंश बनते हैं इधर उधर। 90 अंश आपका नॉर्थ हो जाएगा, 90 आपका साउथ हो जाएगा। तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश आपका जो दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थिति सभी को समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उसमें हमेशा जैसे अब 90 लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, उत्तर है तो उत्तर नॉर्थ है ना, दक्षिण है तो साउथ, कुछ भी लिखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। तो महाराष्ट्र में आपका एक एग्जाम्पल लिया गया कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर है और ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टल, दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 ही अंश पर बसे हैं। आप देखेंगे भारत का मैप मतलब वर्ल्ड का मैप, तो वहाँ पे इंडिया की पोजीशन में हम महाराष्ट्र को देखेंगे, महाराष्ट्र में चंद्रपुर को, और दक्षिण अमेरिका के जो रहे बेलो हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों एक ही अंश मतलब 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। ध्यान देना, जो भारत वाला है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव तो नीचे पड़ता है भाई। अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव है वो ऐसा इस टाइप का आपका बनेगा, तो वो ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और भारत हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो वो ऊपर थोड़ा रहता है, तो ये नॉर्थ में हमारा भारत नॉर्थ में आ जाएगा और दक्षिण अमेरिका आपका दक्षिणी पार्ट में आ जाएगा। लेकिन चंद्रपुर वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त ये 20 अंश कहाँ है, दक्षिण में है। ठीक है, यही बता रहा था, और ये कहाँ उत्तर में। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो हॉरिजॉन्टल दक्षिण जो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो किससे, ध्यान देना, विषुवत वृत्त से जैसे हम दूर जाते तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है, मतलब ऊपर ओर जाएंगे तो डिस्टेंस उनकी कम होती जाएगी।
तो ये मैप देख लेते हैं पहले क्या लिखा है इसमें। देखो ये ऊपर का जो पार्ट है वो 90 डिग्री उत्तर ध्रुव कहेंगे। फिर चलिए ये यहाँ से देखो जीरो ले लिया मैंने, ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक, इक्वेटर जैसे बोलते हैं। अब इसी के ऊपर जाएंगे, उष्णकटिबंधीय एरिया होता है 23 हाफ उत्तर में और 23 हाफ दक्षिण में, दोनों जगह आपका उष्णकटिबंधीय एरिया पाया जाएगा। मतलब ये सारा आपका कैसा है, उष्णकटिबंधीय एरिया है ये वाला। ओके, नेक्स्ट हम 23 हाफ के ऊपर जाते हैं, 66 हाफ नॉर्थ में चलेंगे तो आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय आ जाएगा। और 23 हाफ नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, या 23 हाफ उत्तर रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलेंगे। और 23 हाफ दक्षिण को आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, ये मकर रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये नीचे दक्षिण में हो जाएगी। अब इसी के जो एरिया है ये बीच का 23 हाफ से नॉर्थ के ऊपर का, मतलब 66 हाफ के बीच का, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण नीचे वाला हो जाएगा, उत्तरी शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय ऊपर वाला। फिर जब हम ध्रुव पे, उत्तर ध्रुव पे पहुंचते हैं जिसको 90 डिग्री कहते हैं, तो उत्तरी शीत कटिबंध आ जाएगा, मतलब 66 हाफ से ऊपर का पार्ट, और 66 हाफ से दक्षिण का ऊपर के पार्ट दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो इसको, ये दक्षिणी शीत कटिबंध, उसको हम उत्तरी शीत कटिबंध बोलेंगे। ये इस ऐसे इसको डिफाइन किया गया है इक्वेटर्स को। कुछ साइड से कुछ चीजें लिखी थी, तो क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का क्या कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? मतलब आप जहां हैं उससे ध्रुव तारे का अक्षांश जानना है, बता सकते हैं क्या? तो उत्तर में है वो, पोजीशन उसकी देखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते, और कुछ छूटा नहीं है। हाँ, आओ कुछ करके लिखा था यहाँ पे, करके सीखे। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें और स्वेटर बुनने वाली सिलाई को उसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो बाएं से दाएं घूमती पृथ्वी, ये भी ध्यान रखना। चलिए हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं जिसको बोल रहे थे वो, तो विषुवत जो ब्रिज 0 डिग्री है, या उत्तरी ध्रुव को हम 90 डिग्री उत्तरी कहेंगे, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिणी कहेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है, समांतर रेखाएं और भी हैं, इनको देखते हैं क्या पोजीशन है। चलिए लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23 हाफ उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा 23 हाफ दक्षिण। विषुवत वृत्त को जो 66 हाफ उत्तर में ध्रुव उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे, और विषुवत रेखा 66 हाफ दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त कहेंगे। बस देखो एक पिक्चर से बताया गया कि एक टॉर्च लें आप, और सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलते, मतलब डायरेक्ट सनलाइट को बता रहा है कि इक्वेटर पर जो सनलाइट आएगी डायरेक्ट रेज आएंगी तो हीटिंग बहुत रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे स्लाइड हो जाती तो कम हो जाती साइड से, ठीक है, इसके बारे में बताया इसमें। देखो इसी को थोड़ा सा डाउन कर दिया तो ये यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है, तो यहाँ पे जब ये प्रकाश फैलने लगेगा ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये सनलाइट के बारे में बता रहा है। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देखना है, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ध्यान देना क्या कह रहा है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। समझ में आया क्यों? वर्ष में एक बार सूर्य कभी ना कभी सिर के ऊपर जस्ट होता है और यहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है, इसी वजह से हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं इसको। डेफिनेशन क्लियर, उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्यान देना, कर्क रेखा हो या मकर रेखा, इसके बाद कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, ध्रुव मतलब पोलों की ओर। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोल सकते हैं जिसको। तो वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो इन सबके वृत्त का बीच के तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। ऊपर का देखें या नीचे का, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो मकर रेखा, इन सबके बीच का जो एरिया वो आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, सबसे पॉइंट लास्ट का 90 डिग्री वाले की बात करें, ये बीच के क्षेत्र में हम ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंधीय कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखो ये डिग्रियां से इसको डिफाइन किया गया, तो इसको हम शीत कटिबंधीय ये ऊपर वाला पार्ट बोलेंगे, है ना। यहाँ से इस डिग्री में देखो पहले बांटा गया, ये 0 डिग्री से 0 से लेके 180 तक ये चलता है। फिर इसी को पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखो एक 15 डिग्री की लाइन होती है, ये 15 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री इक्वल टू 1 हावर होता है आपका, ठीक है। हाँ 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। तो फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ पे 30 डिग्री तक आया, मतलब 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा। फिर 60 तक आएंगे अगर तो 4 घंटे में आ जाएगा, 15 चौको 60, ऐसे आप देख सकते हैं। 5 घंटे आ जाएंगे, फिर 6 घंटे आ जाएंगे यहाँ 90 तक। तो 90 तक जब 6 आ गए तो 180 तक कितने आ जाएंगे? 12 हावर्स। 12 हावर्स मतलब आपका एक आधा उसने दिन को कवर कर लिया। और 180 तक 12 हावर्स हो गए, और 180 इंटू 2 कर देंगे 360 तक इंटू मतलब 24 हावर्स। इस टाइप से ये 24 हावर्स को यहाँ कवर कर लिया जाता है। समझ में आया? ओके। हाँ ये पूर्वी है, इस टाइम पश्चिमी है, नो प्रॉब्लम। ये वाला पूर्वी है, इस टाइम के पश्चिमी है। तो उसी को बस एक कलिंदो लीजिए, तरबूज जिसको बोलते हैं, इस टाइप के स्लाइस काटिए। घर में इतने लोग हैं, अब ऐसे ऐसे आपको बांटना है। तो आप कितने पार्टों में इसको बांट सकते हैं देख लीजिए। यहाँ से लेके हम 30 तक करेंगे, 0 से 30 तक 1, 60 तक 2, 90 तक 3 हो गया, है ना। तो 3 2 6 पार्ट में हम इसको बांटेंगे, और वो भी इतना गैप हिसाब से, इतना गैप होना चाहिए आपका। 90 के बाद 120, फिर 150 तक, फिर 180 तक। तो एक पार्ट को, आधे तरबूज को हम क्या करेंगे, जो हाफ सर्कल करके 180 डिग्री में काट लेंगे, फिर उसको हाफ 180 डिग्री में, और ये तरबूज बढ़ जाएगा आपका। तो ये आपको डिफाइन हो गया। देशांतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, कौन सा द्वीप? तो प्रशांत महासागर में स्थित है आपका टोंगा द्वीप, ये ध्यान रखना। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर, मतलब इसको ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ठीक है। हाँ 20 डिग्री 00 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ने वाली जो संदर्भ रेखा से कुछ पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर, या हम उसको यामोत्तर रेखा कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। तथा उनके बीच की जो दूरी को देशांतर, ठीक है, उनके जो बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा डिस्प्ले डिस्टर्ब कर रही है। बात यह है कि इसको अगर हम डीप कर रहे हैं, इस वाले पेज पे ही डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने चेक किया, तो वो आपका वो पेपर को ना एकदम से ग्रीन कर दे रहा है, तो दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके हम छोटे में ही रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उनके बीच की दूरी यहां से, एक मिनट, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को 1 मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी जो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती। ध्यान देना, अर्धवृत्त मतलब देखो ये सारी लाइन आ रही ना, ये सब जब ध्रुवों की ओर आ रही तो इनकी डिस्टेंस क्या कम होते जाएगी। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती, जब सब आके मिल गई तो शून्य हो जाएगी। सब देखो चारों तरफ से लाइन आके ऐसे मिल गई है। जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है। अक्षांश मतलब समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, कहां पे? जो ब्रिटिश की राज की वेधशाला स्थित है आपका ग्रीनविच में, ये, ठीक है।
ग्रीनविच जो ब्रिटिश आपकी राजकीय वेधशाला स्थित है। अब ठीक रहेगा थोड़ा सा। अच्छा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जहाँ पे राजकीय वेधशाला ग्रीनविच में स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, यहीं से सारी चीजें गिनती शुरू हुई तो इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा कह देंगे। इसका मान जो 0 डिग्री रहेगा। यामोत्तर ये सीधी वाली लाइन रहेगी, ये वाली अभी मैप में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या रहेगा इसका मान है वो 0 डिग्री रहेगा। ये देखो, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व 180 पश्चिम, मैंने बताया कि जस्ट पूर्व इस साइड चलेंगे तो 180 तक इसको काउंट किया गया। इस साइड चलेंगे पश्चिम की ओर तो 180 पूर्व 180 आपका पश्चिम की ओर, इसको यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है ये। अब ग्लोब पर अक्षांश, अच्छा यहाँ था 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में या पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा से यूज किया गया। ठीक है, अब नहीं होगा। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। बनी ग्रिड का मतलब ये मैंने बताया कि यहां से ये जो लाइन आई है और ये लाइन आ रही है, कोई भी क्यों डिस्टर्ब हो रहा है आज पूरा। ठीक है, एक मिनट, इधर से देखो, ये लाइन जो आ रही है और ये, फिर इनके बीच में जो ग्रिड बन जाती है ये वाली, तो ये ग्रिड है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी गई ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो पहले हम किसी देश की पोजीशन पता करेंगे, किस देशांतर पर किस अक्षांश पे है, तो उसकी हम लोकेशन को मतलब सही जानकारी को ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम असम की बात करें, असम जो धुबरी, असम का धुबरी जो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो पूर्वी ये वाला रहेगा और 26 यहाँ से हम इधर देखेंगे कहीं। ठीक है, तो 20 ये हो गया, 20 और 40 के बीच में यहाँ कहीं 26 जो भी होगा, और यहाँ से कितना था 90, तो ये देशांतर पर स्थित। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। देख लेते हैं, चलिए इसमें नहीं है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा ड़ा से अक्षरों से व्यक्त करें। तो जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को आ बा सादा कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त करती हैं, तो इसको सोच के चलना है। ये देखो एक मैप बना है, पूरा अच्छा सा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, इसको पूरा आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड है, ये यूरोप हो जाएगा, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये पहले तो पोजीशन हमने 7 कॉन्टिनेंट्स की बात कर ली। अब इसको डिफाइन करके देखते हैं क्या बताएगा इसमें। आगे पीछे करेंगे तो ये देखो, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिख रही है, ये वाली सबसे नीचे ये। ठीक है, ये जो प्रशांत महासागर है 10 डिग्री माइनस पे ये, फिर ऊपर भी ये गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये डिग्रियों में इसको बांटा गया। थोड़ा सा आप एटलस लेके बैठेंगे तो समझ में आए। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो -7 डिग्री पर है। ठीक है, अब कहाँ से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ग्रीनविच से स्टार्ट कर रहे हैं इसको चलना। इंग्लैंड से देखो, ये ग्रीनविच लाइन है ना इंग्लैंड की, अब ये इस साइड चल रहे हैं ये वाला, तो इधर चलेंगे तो माइनस करते रहेंगे, इधर चलेंगे तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 7 डिग्री 5 डिग्री दिख रहा है आपको, और -1 डिग्री पे आपका ग्रीनविच थोड़ा सा टच हो जाता है। अटलांटिक महासागर -1 डिग्री पे आएगा। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं इस साइड प्लस वाले में, तो यामोत्तर से हम अगर जब पूर्व की ओर चलेंगे तो प्लस देखेंगे,
एक अभी डिग्री के अकॉर्डिंग टू हावर से भी काउंट हो जाते, तो हमारा जो इंडिया है अगर देखेंगे ये हावर, ये आप टाइमिंग देख सकते हो 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर 5 आवर, तो 5 और 6 के बीच में मतलब 5.5 घंटे इंडिया हमारा आगे रहता है। तो ये आपको दिख रहा है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये भारत 5.5 घंटे, हटा दो इसको, दिख रहा है। और ऐसे ही चीन है आपका तो 8 डिग्री पे आगे है, और इसी टाइप से आगे और आपका ये बढ़ता रहेगा। देखो सारी चीजें, प्रशांत महासागर की बात करेंगे, यहाँ प्लस का 10 डिग्री में आ जाता है। ओके, तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर की पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आगे देखते, अब आप देखेंगे कि वृत्त आखा उत्तरी अक्षांश, और ये देखो इन्होंने बनाया कि ये जो ग्रिड की बात कर रहे तो ग्रिड को ऐसे बनाया गया, कुछ लाइन ऐसे खींच दी है, कुछ लाइन ऐसे खींच दी, जब एक दूसरे को काट रहे हैं ना, जैसे बचपन में खेल खेलते थे ये वाला, ठीक है। अब ये जो बन गया ना, ये ग्रिड हो गया। तो ग्रिड पे इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है, क्या है, तो देशांतर और समय की बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना जा सकता है। स्थानीय रूप समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पुराने समय की अगर बात करेंगे तो जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी, सबसे लंबी होती है परछाई। क्योंकि अब दोपहर में छोटी क्यों होती है, क्योंकि सनलाइट जो है ना ऊपर से डायरेक्ट, भगवान हमारे ऊपर होते हैं, सूर्य भगवान, ठीक है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर की होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, कहां से लगाती है भैया, ये पॉइंट बार बार से आ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, कहाँ के ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसे कि भारत है, चीन है ना, तो ये सब आ जाएंगे आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी एशिया के कंट्रीज हैं, तो उनका समय पीछे होगा जो आपके पश्चिम की ओर होंगे। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ध्यान देना, पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री 4 अंश 4 मिनट एवं 1 डिग्री घूमती है। हम बोल सकते 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट 1 सेकंड, ये वो डिग्री लिखा है ना, वो 1 सेकंड घूमती है। इस प्रकार से जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणे 4 मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आगे, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन अगर ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर हम पश्चिम की ओर का समय बीच ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। समझ में आया। अब भैया जो दोपहर में पड़ गया है, कोई मान लीजिए ग्रीनविच है, अगर यहाँ पे 15 डिग्री इस साइड में है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 12 बजे तो यहाँ पे 1 बज जाएगा, और इधर चलेंगे तो 11 ही बजेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने लग रहा है, 2 घंटे का अंतर हो गया यहाँ पे, है ना। अब फिर से अगर हम देखें कोई कंट्री यहीं पे, तो उसको जो व्यक्ति रहेगा वहां पे इधर आने जाने में वो दोनों जगह का फायदा ले सकता है। लेकिन आपने देखा होगा यामुत्तर लाइन हमारी ऐसे आके ऐसे ऐसे करके, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बीच में कंट्री आ रही है, थोड़ा उसका समय डिस्टेंस से चेंजेस ना हो, इक्विवेलेंट बनाने के लिए उसको थोड़ा तिरछा किया गया, सीधी लाइन नहीं है, ध्यान देना है। हाँ अभी दिखा देंगे, अच्छा फिर से देख लो। ग्रीनविच देखो यहाँ पे तो सीधी दिखाई गई, हम आपको बताएंगे आगे। चलिए, तो अब ध्यान देना कि इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, तो कहाँ पे 180 पे, जब दोपहर के 12 बजे तो मध्य रात्रि होगी। सिंपल सा अपोजिट से टाइम होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। देखिए जब हम ग्रीनविच पे 12 बजा रहे हैं पीछे, तो सब जगह एक आपका यहाँ प्लस एक माइनस, लेकिन टाइमिंग क्या है, इक्वलिटी चल रही है, लेकिन कहीं दिन है तो कहीं रात का समय चल रहा है। देखो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये वाली लाइन है, ये देखो तिरछी है, इसी की मैं बात कर रहा था। आगे पीछे इसको जाते वक्त ऐसे देखेंगे, ये तिथि रेखा है। तो
हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, इस वजह से हम इसको मानक समय मानेंगे। क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 68 पूर्व में और यहाँ पे 82 हाफ है, वो आपका ये भी पूर्व में दिख रहा है, ये वाली लाइन जो डॉट डॉट करके ये, और यहाँ पे 97 पूर्व में है। तो ये मानक यामोत्तर है वो 82 हाफ पूर्व में स्थित है। इसकी भारत का ये मानकोत्तर समय है जो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप देख सकते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ले लेंगे, हाँ, फिर उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश, ये हाँ उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपका ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना भी आ जाएगा, हाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से निकलती है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के दौर का, देखो भारत की बात करते भारत के संदर्भ में कि भारत के में गुजरात के दौर का और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय अंतर होता है। अगर असम के डिब्रूगढ़ में अगर सुबह 6 बजे सूर्य निकल आया तो आपको कहाँ गुजरात में वो 7:45 पर दिखेगा। इसलिए यह आवश्यक कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक है, इसलिए इसको 20 कंट्री से निकाला जाता है। तो इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। भारत में 82 हाफ नॉर्थ जो 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, और ये यामोत्तर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच का समय 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भैया 5.5 घंटे का अंतर है, आप देख सकते हैं उसके, ठीक है, ग्रीनविच से लाइन से देखेंगे तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का जो समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहेगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। अभी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ, जैसे उदाहरण के लिए रूस की बात करें तो 11 मानक समयों को अपनाया गया है। बताइए, पृथ्वी को एक घंटे वाले जो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इस प्रकार प्रत्येक समय को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। समझ में आया होगा? हाँ चलिए आगे देखते क्या। ये अभ्यास क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक था। पृथ्वी का सही आकार क्या है बताइए? तो हमारी जो पृथ्वी है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, हम लोग जानते हैं, और ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब हम बोल सकते हैं यह एक सेब के आकार की है। भैया आप एप्पल आप जब बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दबा दीजिए, बीच में उभार दीजिए तो बन गया। ऐसे ही आकार की है। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोब क्या है? तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। हम बोल सकते हैं ग्लोब पर देशों मतलब महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या? भाई अभी देखा हम लोगों ने, ये 23 हाफ, ये जो उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी के 3 ताप, जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? भाई बता दीजिए कौन कौन से। उष्ण कटिबंध कौन सा है? जो इक्वेटर से यहाँ की जो बीच के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के ये उष्ण कटिबंधी होगा। शीतोष्ण किसे कहते हैं? तो इसके ऊपर की जो लाइन रहेगी ये वाली, ये इधर से पूरा एरिया आपका शीतोष्ण होगा, इधर का भी हो जाएगा। फिर जो हम शीत कटिबंध बोलेंगे तो यहाँ पे जो आपकी पृथ्वी बन गई ये पूरा बना दीजिए, मिला दीजिए, मतलब जो पोल वाला एरिया है वो आपका कैसा हो जाएगा? कटिबंधी एरिया हो जाएगा, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो इसको भी बता दीजिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? क्वेश्चन नंबर ये वाला। चलिए पहले इसको हटा देते, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं।
तो अक्षांश एवं देशांतर रेखा की अब बात करें तो ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम ऐसे पृथ्वी बनाएंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर, तो विषुवत वृत्त हो गया, ये बीच की लाइन इक्वेटर हो जाती है, विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। तो ऐसे खींचते जाएगी, अलग अलग लंबाई हुई कम होती जा रही है, ठीक है, बट ये कभी मिलती नहीं, मतलब एक समांतर रेखाएं भी होती हैं। देशांतर की बात करें, ये काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं, वृत्त को ऐसे ही काटते रहेंगे, ये तरबूज की तरह काटते रहिए इसको, ओके, विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। तो जोड़ दिया इसने ऊपर से लेकर यहां तक, इनकी लंबाई बराबर होती है। तो ध्यान देना, देशांतर की लंबाई बराबर होती है लेकिन हमारी अक्षांश की लंबाई कभी भी बराबर नहीं होती, इनकी कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं, बता दीजिए। क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में हम लोगों ने रीड किया कि सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है इसी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजे क्यों। क्योंकि भैया हमारा भारत जो ग्रीनविच में पूर्व से, ग्रीनविच के से देखेंगे तो पूर्व में ये 82.5 डिग्री आगे, ठीक है। तो भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे भी मिनट आगे हो जाएगा, बताया था आपको, दिखान करेंगे 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स होता है, 15 चौको 60, 15 पना 75, 5 घंटे तो यही आ गए, है ना। 15 गुणित 5 कर दीजिए, कितने 75, 5 घंटे निकल आए, 15 पना 75, 75 डिग्री ये गया, तो 5 आवर्स आ गए और बकाया जो 7.5 बचा, तो 7.5 मतलब आधा घंटा, 15 का आधा, तो 5.5 घंटे ये आगे होगा। और अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते तो भारत में 5:30 बजेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से, लेकिन देखो बहुत अच्छे से टॉपिक है, कितने अच्छे से डिफाइन किया जा रहा है, इसमें समझाया जा रहा है। तो ये देखो अब हमारे एमसीक्यू आ गए, चलिए रिवीजन कर लीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या भैया, बता दीजिए क्या होता है प्रमुख यामोत्तर का मान। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन तो बता ही दियो, क्या होगा यामोत्तर रेखा, वो 0, ये वाली लाइन, ठीक है, 0 180, तो 0 हो जाएगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, वही ध्रुवों के पास पाया जाता है, तो लगा दीजिए ध्रुवों के पास। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 होती है। लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, अब भैया दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त है तो उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। देखो एक मिनट, हाँ क्या लिखा है, दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है कहाँ पे, तो वही उत्तरी गोलार्ध में रहेगा दक्षिणी ध्रुव। अरे ऐसे समझो, समझ नहीं पा रहे हो तो। दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव, ये देखो ये ध्रुव है, इक्वेटर में बांटेंगे तो कहाँ पे थे, उत्तरी गोलार्ध में। चलो इसको थोड़ा रख लेते हैं। अच्छा क्या लग रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो नहीं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी में लगा दीजिए, देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांशों और जो समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बीच में जो लाइन बनती है इसी को तो हम ग्रिड कहते हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खालिस्तान देख लेते हैं। पहले में लिखा है कि मकर रेखा पर स्थित है कितनी डिग्री पे भाई, 22.5 दक्षिण में स्थित है मकर रेखा। ठीक है, क्या है 23.5, 22.5 साउथ में। तो दूसरा लिखा है 0 मकर रेखा स्थित, हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का मानक यामोत्तर है, तो भारत का मानक यामोत्तर क्या है, ये 82.5 पूर्व। तीसरा लिखा है 0 यामोत्तर को स्पेस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाते हैं, प्रधान जो मध्य रेखा है उसके नाम से जानते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन है कि देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, किसकी तरफ घटती जाती है, तो भाई ये ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव गोलार्ध में स्थित, भाई ये दक्षिण में स्थित है। उत्तर ध्रुव जो गोलार्ध है वो दक्षिण में स्थित है, और इसके पहले जो क्वेश्चन पे डाउट हो रहा था वो यही था कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। एक मिनट, हाँ यही तो ऊपर क्वेश्चन लगा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, हाँ ऐसे का लिखा है, सॉरी क्वेश्चन ही गलत पड़ जाता मैंने थोड़ा सा। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का भाई क्या है, तो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का दक्षिणी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो ये आपका जो चौथा वाला था यही उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्या उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। और देखते हैं क्या है इसमें। वृत्त, पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त का दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बना लीजिए। कार्डबोर्ड का पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। उसकी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा 23 हाफ कोणों को वृत्त की प्रत्येक, तो चीजों को ये बनाना, प्रत्येक भाग में चिन्हित करें जैसा कि इस चित्र को दिखाया गया। तो ठीक है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये ग्राइड बनाया गया, इसमें है देशांतर है और अक्षांशों को डिफाइन किया गया। तो आई होप आपको ये ज्योग्राफी की सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसको भी देखो प्रिपरेशन करनी है। अगर नॉर्मल भी कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन से कंफ्यूज है तो इसको देख सकते हैं आराम से, चीजें सारी कवर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, विद क्वेश्चन विद मैप के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब